हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम शेडो। रोज की तरह आज फिर हम द हिंदू का डिस्कशन लेकर आए हैं। कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन में सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं हम लोग कवर करें और आपसे डिस्कस करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं जो हर वीडियो में देता हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ते जरूर रहना है। और उसके बाद यहाँ आप आके देख लीजिए, जिससे कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो देखिए, एक ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड न्यूज कि बिग बेनिफिशियरीज क्लेम इनेबिलिटी टू रिवील पोल बॉन्ड डोनर डिटेल्स। तो ये कह रहा है कि जो बड़ी बेनिफिशियरी जिनको पोल बॉन्ड मिला है वो अपनी इनेबिलिटी बता रहे हैं कि हम उस डिटेल को नहीं दे सकते हैं। पॉलिटिकल न्यूज है, वी कैन अवॉइड इट राइट अवे। ठीक, उसके बाद सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक यहाँ पे देखिए एक आया हुआ है छोटा सा आर्टिकल, वेयर नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ बर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि कौन सी जो ट्राइब्स की बात हो रही है और कहाँ के एरिया की ट्राइब की बात हो रही है। तो जैसे इन्होंने बात की है अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब की। ठीक, यहाँ पे जो बच्चों का नाम होता है वो किस ऑर्डर में उन्होंने बर्थ लिया है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। फर्स्ट वाले का नाम होता है, फिर सेकंड वाले का अलग और उनकी लैंग्वेज में होता है। ठीक, जैसे कि इन्होंने दिया है देखिए यहाँ पे, ये समझिए। नंबरिंग आवर नेम्स इन ट्रेडिशन वी जनरली अडेयर टू। हाँ, इनका ट्रेडिशन है इन ट्राइब का। कौन सी ट्राइब की बात हो रही है? ट्राइब की बात यहाँ पे हो रही है लिसु एंड योबिन कम्युनिटी, लिसु कम्युनिटी एंड योबिन कम्युनिटी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिसु एंड योबिन कम्युनिटी कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइब है या किस प्रदेश की किस एरिया की ट्राइब है जहाँ पे बर्थ का नाम उनके ऑर्डर से लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, लिसु डायलेक्ट में आयु का मतलब होता है, अगर आयु है तो इसका मतलब होता है सेवंथ और आगे का मतलब होता है एट्थ। तो इस तरीके से वो लोग नाम लिखते हैं। अगर किसी का नाम आयु है तो इसका मतलब उसमें 6 मेल सिबलिंग्स है। फीमेल का भी होता है, फीमेल के लिए वो लोग कुछ दूसरा आगे लगा देते हैं, है ना। सेपरेट सेट्स, गर्ल्स के लिए सेपरेट सेट्स ऑफ नंबर नेम्स है। ठीक, तो ये सिंपल सा बात है। इसमें आपको ये सब नाम याद नहीं रखना, दो चीज रखना है, लिसु एंड योबिन कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश की है, जहाँ पे जो नाम है वो उनके बर्थ ऑर्डर के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, तो ये था इस न्यूज से। अब आगे बढ़ते हैं। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। स्टेट्स वाले पेज से भी छोड़ सकते हैं, फिर स्टेट से छोड़ सकते हैं। हाँ, एक स्टेट में ये आया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप ये देखिए कि संगीत कला निधि अवार्ड मिला है वोकलिस्ट टीएम कृष्णा को 2024 के लिए। तो ये आप समझ लीजिए, संगीत कला निधि अवार्ड ये दिया जाता है कार्नेटिक म्यूजिक के लिए। म्यूजिक आपको पता होगा, दो स्टाइल होते हैं, कार्नेटिक एंड दूसरा हिंदुस्तानी। आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। क्या होता है इनमें, क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो कार्नेटिक म्यूजिक अवार्ड, संगीत कला निधि अवार्ड जो है 2024 के लिए किसको दिया गया है? टीएम कृष्णा को। वहीं संगीत कला आचार्य अवार्ड मिला है मृदंगम प्लेयर, मृदंग जो बजाते हैं, रवि एंड वोकलिस्ट गीता राज को। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा और अदर अवार्ड्स पढ़ लीजिएगा कि किसको किसको क्या मिला। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो जो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं। और कुछ नहीं है इसमें। आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। एडिटोरियल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट मेन न्यूज़पेपर में हम यही पढ़ते हैं और इसको समझना जरूरी है, इसको पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एडिटोरियल जो दिया हुआ है उसमें ये है, मैनी इलेक्शंस एआई डार्क, एआईज डार्क डायमेंशन, राइट। तो ये बात कर रहे हैं एम के नारायण जी, जो ये बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शंस होने वाले हैं इंडिया के साथ साथ लगभग 50 और जगह हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक, उन इलेक्शन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार रोल प्ले कर सकता है, एक थ्रेट पोज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा आजकल हर जगह यूज होता है। ठीक, मतलब जब मशीन जो है इंटेलिजेंटली काम करने लगे, मशीन मतलब हमारे कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, रोबोट्स वगैरह, वो इंटेलिजेंटली वो डिसाइड करने लगे कि क्या करना है बेस्ड ऑन द पैटर्न, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब उसके हिसाब से एक जनरेटिव एआई होता है। जनरेटिव एआई क्या करता है कि आपका डी फेक मतलब
आपके जैसे, जैसे अभी पीएम मोदी का आया था, वो रश्मिका मंदाना का डीफेक आया था, सेम टू सेम वही उसी के जैसा दिखने वाला इंसान कोई दूसरी एक्टिविटी जो कभी वो करता नहीं हो वो एक्टिविटी करने लगेगा, उसको डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक एक ये भी हो रहा है आजकल, देखिए पॉलिटिक्स में, कि लोग स्पीच जैसे मोदी जी हैं, अपने मान लीजिए मोदी जी हमारे हिंदी स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कर्नाटक, तमिल में, कन्नड़ में भी स्पीच देते हुए सुने जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जनरेटिव एआई, है ना, जनरेटिव एआई। ठीक है, तो ये डिसरप्शन क्या पोज कर सकता है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कभी आपको ये समझना है कि एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट सोसाइटी में कहाँ कहाँ होगा। तो एक एस्पेक्ट ये निकल के आया कि भाई एआई का जहां तो इम्पैक्ट है, इलेक्शन में भी इम्पैक्ट हो सकता है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सबसे पहले इन्होंने बात की है यहाँ पे कि भाई एआई का, जो आप समझिए सैम अल्टम जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी जिसका कंपनी है ओपन एआई, उसके जो वन ऑफ द फाउंडर सैम अल्टमैन, उन्होंने बोला है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्रूव हो सकती है। और साथ ही साथ ये बोला है कि एआई सेट टू टर्बो चेंज ड्रामेटिकली इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मिलियंस पीपल, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देगी। इतनी इंपॉर्टेंट है, अब कैसे होगी वो हम देखेंगे। ठीक, इसमें तो वो चीज़ डिस्कस नहीं किया गया है कि वो चीज़ कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इसमें उन्होंने बस एआई का ये इलेक्टोरल लैंडस्केप बताया कि कहाँ कहाँ होने वाला है, 50 अदर कंट्रीज में भी होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक, उसके बाद इन्होंने बताया है कि सब जगह अभी सिर्फ वही बात हो रही है कि इसका कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है ना। क्या इम्पैक्ट कर सकता है ये इस पे बताया कि देखिए एआई टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर टू एनहेंस फॉल्सहुड एंड रिलार्ज मिस्टेकन बिलीफ डिसइंफॉर्मेशन। एक फॉल्सहुड, एक गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जिस लीडर पे आपका बहुत भरोसा है, मान लीजिए, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, या किसी भी लीडर पे, आपके पर्टिकुलर पार्टी पर, अब वो लीडर का मान लीजिए जनरेटिव एआई से डीप फेक बना दिया गया, और डीप फेक अगर आता है और वो कुछ बोल देते हैं गलत इन्फॉर्मेशन, तो लोग उसको बिलीव करने लगेंगे। वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन और या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली बात हो जाती है। साथ ही साथ हाइपर रियलिस्टिक डीप फेक से क्या होगा कि एम्प्लॉयड टू शो वोटर्स एंड माइक्रो टारगेटिंग सेट ऑफ स्किल न्यू हाइट्स, मतलब वोटर को उसके डिसीजन को चेंज किया जा सकता है, किसके थ्रू? ये डीप फेक के थ्रू। ठीक, वोटर्स को फिर, अब वोटर्स को जब पता चलेगा तो उनको ट्रस्ट होना बंद हो जाएगा, और इसलिए हमको एक चेक एंड बैलेंस लगाने की जरूरत है। ये यहाँ तक अभी बोला गया, सिर्फ इसमें से इतनी इंपॉर्टेंट बातें अभी समझ में आई हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये है what they further imply, especially in the case of generative AI, is that it tends at time to make up things in order to solve new problems. These are often probabilistic in character and cannot be accepted। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप इतनी सारी बात कर रहे हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना भी सही नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है। एक तो इनकन्सिस्टेंट एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी है, हर बार वो वही रिजल्ट नहीं लेके आते हैं, आप जितने बार प्रॉम्प्ट या कमांड दोगे अलग रिजल्ट आता है ना। अनडिपेंडेबिलिटी है कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। साथ ही साथ इस पे ये बोल रहे हैं कि आगे देखिए, ये वाली है कि जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जो प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं होता जो एआई देता है। तो एआई का मतलब इन्होंने बताया कि ये ऐसा इम्पैक्ट है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी बता रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी इसकी एडवर्सियल कैपेबिलिटीज हैं। ये अच्छा तो नहीं पता, बुरा ज़्यादा कर सकता है, एडवर्स ज़्यादा कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? एक तो पॉइजनिंग, मतलब एक दुष्भावना समाज में फैलाना, ठीक है, कुछ गलत बोल दिया डीप फेक के थ्रू। दूसरा बैक डोरिंग, दैट कॉज द मॉडल टू प्रोड्यूस इनएक्यूरेट और हार्मफुल रिजल्ट, उसको बैक डोरिंग नाम दिया कि अगर कोई इनएक्यूरेट रिजल्ट प्रूव करता है तो उसको बैक डोरिंग कहेंगे। और इवेजन, दैट इंटेल्स रिजल्टिंग इन अ मॉडल मिसक्लासिफाइंग मैलिशियस और हार्मफुल इनपुट दैट डिट्रैक्टिंग फ्रॉम एआई मॉडल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स अपॉइंटेड रोल। मतलब उसका रोल है कि भाई आप एक पैटर्न निकालिए, है ना, लेकिन वो ना रोल करके दूसरा पैटर्न हमको निकाल के दे दे, हमको तो अंदर मशीन में क्या चल रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो ये इसका प्रॉब्लम है। एक तो पॉइजनिंग, दूसरा बैकडोरिंग और तीसरा इवेजन। पॉइजनिंग का मतलब है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना, ठीक, इररिलेवेंट प्रेडिक्शन कर देना।
बैकडोरिंग का मतलब है कि भाई आप इनएक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हो, जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। और फिर इवेजन का मतलब है कि आप कुछ अलग ही मलिशियस रिजल्ट लेके आ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है। तीन चार कीवर्ड्स हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। एक तो ये कि मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्सहुड फैलाएगा और वोटर्स के बिहेवियर को चेंज करेगा। और तीसरा ये है कि इसके अभी पूरी तरीके से ये सही नहीं है एआई, है ना। तो ये इस आर्टिकल में डिस्कस था। इंडिया कैसे हैंडल करेगा ये देखने वाली बात है। इन्होंने बोला है कि इंडिया क्या करता है, आगे हम देखेंगे। अब द म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट इज रीजनल प्रॉब्लम। म्यांमार आपको पता है, ये वाला आर्टिकल हम देखते हैं। ठीक, हमारा नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। अब म्यांमार में क्या हो रहा है कि आपको पता है, यहाँ से 2021 में म्यांमार में ये हुआ कि जो वहाँ की आर्मी है उसने एक कू कर दिया और उससे पूरा जो एक गवर्नमेंट थी उसको अपने कैप्चर में ले लिया। उससे लेके आज 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स वहाँ की सिचुएशन क्या है ये इस आर्टिकल में बता रहे हैं। ये कौन है, फाउंडर, एडिटर इन चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिजिमा म्यांमार, है ना ये। अब सिचुएशन और ग्राउंड पे बता रहे हैं कि बहुत हाई लेवल पे एक्सोडस ऑफ जर्नलिज्म हो रहा है और पॉपुलेशन का हो रहा है कि लोग वहां से म्यांमार से भाग रहे हैं। लगभग आप देखिए वो ओवर 2 मिलियन विद इन म्यांमार एंड सम 1.5 रिफ्यूजी सीकर्स, है ना। इतने सारे लोग, ओवर 2 मिलियन, मतलब लगभग 20 लाख से और 1.5 लाख तो और जिनको रिफ्यूजी चाहिए वो लोग वहां से भाग चुके हैं। और पावर्टी जो है 50% से ज़्यादा हो चुकी है। 25 मिलियन पीपल, आधे पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग पावर्टी की कंडीशन में जी रहे हैं। वहाँ की ये सिचुएशन है। आगे ये बता रहे हैं, साथ ही साथ अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि फाइटिंग एंड रिफ्यूजी फ्लोज ग्रेव सिक्योरिटी। हाँ, अब ये जो फाइट, कुछ लोग फाइट भी कर रहे हैं उस मिलिट्री से। मिलिट्री के सेटअप को जनता कहा गया है, जनता, ठीक है, जिसने इसको कैप्चर कर लिया है। तो इसको उससे फाइट करने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न आ रहा है। जैसे म्यांमार हो गया, म्यांमार के नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, थाईलैंड, है ना। और इनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि आप इन रिफ्यूजीज को आप अपने यहाँ क्या दीजिए, शरण दीजिए, एक्सेस दीजिए, ह्यूमैनिटेरियन डिमांड्स को आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी हो रही है। और कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया है पूरी तरीके से म्यांमार में। क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई है म्यांमार पे, है ना। निगेटिव रिपरकशन होने लग गया है। ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एशियान, एशियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसको इस जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोगों से बात कीजिए, म्यांमार से बात कीजिए और कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। बट इस यहाँ सब कुछ बताया गया है कि भाई फेल हुआ है। एशियान लगभग बोलता तो है कि 260 मीटिंग की है लेकिन ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बल्कि ये बता रहे हैं कि 2023 के क्लोज मतलब दिसंबर तक 316 ऑफ म्यांमार 330 टाउनशिप रिपोर्टेड एक्टिव फाइटिंग। अभी भी वहां के टाउनशिप के लोग फाइट कर रहे हैं, किससे, जनता से, मतलब मिलिट्री से। और कुछ हो नहीं रहा है ना। और यहाँ पे ऑपरेशन 1027 इन लोगों ने चलाया था, जिसमें ये था कि जनता को यानी कि मिलिट्री सेटअप को पूरी तरीके से भगा देना है। बट फिर भी कुछ हुआ नहीं। ये यहाँ की सिचुएशन है। और फाइनली अब आगे बात कर रहे हैं, द इंडिपेंडेंट मीडिया शोल्डर्स ऑन। बता रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी जो मीडिया है वहां पे कोशिश कर रही है कि ट्रुथ को दिखाया जाए। और अब वे हेड की बात कर रहे हैं कि वे हेड क्या होना चाहिए। तो वे हेड में ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही वे हेड है जिसमें कि एक डेमोक्रेटिक पोस्ट जनता म्यांमार, मतलब एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये जो जनता है, जो मिलिट्री सेटअप है, इसका एंड होना चाहिए। और पॉलिसी मेकर्स, इंटरनेशनल जो भी प्लेयर्स हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सके। राइट, तो इस आर्टिकल को बहुत शॉर्ट में कवर किया जा सकता है कि वहाँ की पोजीशन अभी म्यांमार में क्या चल रहा है, एशियान की इनेबिलिटी और फाइनली वे हेड। ये 3 चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुआ है। ठीक, ये बॉन्ड फेवर्स वाला बात है, बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, बॉल बाई बॉल कमेंट्री आ रही है। आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या हुए हैं, है ना, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा बस, है ना। इसमें वही है जो अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं कि भाई आप क्विड प्रो को चलेगा क्या, कि आपने पैसा दिया है किसको, मतलब ये कंपनीज ने पैसा दिया है पार्टी को, पार्टी बेनिफिट करेंगी कंपनीज को। ये एलिगेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है,
हमारे अगेन किसका, नेबरिंग कंट्रीज का, इंडिया एंड पाकिस्तान की कंडीशन की बात हो रही है कि अभी वहाँ पे अभी भी मिलिट्री जो है वो होल्ड बनाए हुए है, कंटिन्यू किए हुए है। अच्छा, ये जो म्यांमार वाला आर्टिकल था और पाकिस्तान वाला आर्टिकल, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आईआर, राइट। आईआर में डायरेक्ट हमारा इंडिया एंड नेबरहुड करके टॉपिक दिया हुआ है। साथ ही साथ एक और आर्टिकल जो है, एक और इम्पोर्टेंस इसका है, वो है एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंट है, एथिक्स में एक टॉपिक है, आपको पता होगा एथिक्स का टॉपिक कौन सा है, अगर नहीं पता तो सिलेबस देखिए। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स इन आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें से आप क्या एथिक्स निकाल रहे हैं इन दोनों टॉपिक से, जैसे म्यांमार वाला टॉपिक था, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए बेसिकली, वो एक एथिकल ग्राउंड हो गया कि भाई म्यांमार में मिलिट्री अभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ की जनता सफ़र कर रही है, पॉवर्टी है, तो वो बाकी लोगों को इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है, नेबरिंग कंट्री हो या दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज हो। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी वहाँ की जनता चाहती है कि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो, बट मिलिट्री का कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक नया जो आया कि शहबाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और किस पार्टी के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, और साथ में उन्होंने पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलायंस कर दिया है। ये सब होने के बाद भी आखिर ये बात हो रही है कि सब कुछ अभी भी मिलिट्री के कंट्रोल में है, राइट, अभी भी मिलिट्री के कंट्रोल में, मिलिट्री का इंटरफेरेंस अभी भी चल रहा है। ये थोड़ा सा आया है कि 2018 में, मतलब अभी इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, वो बोल रही है कि सब ज़्यादा असेंबली सीट भी जीती है और अ, सब इलेक्शन वगैरह का विरोध करे, लेकिन 2018 में यही प्राइम मिनिस्टर जो है मिलिट्री के सपोर्ट से ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, राइट। फाइनली अब देखिए, ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस था, जिसमें हम बोल सकते हैं कि मिलिट्री का ज़्यादा रोल नहीं था, वो 1970 में था, 1970 में, जिसमें लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि ईस्ट बंगाल, उस टाइम पे पाकिस्तान, जो एक अभी का पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है वो एक थे, बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल बोला गया। वहाँ पे अवामी लीग की पार्टी जो थी, उसके जो लीडर थे शेख मुजब्बिर रहमान, उनको ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी, मेजोरिटी मिलने के बाद भी पाकिस्तान ने ये नहीं बनाने दी गवर्नमेंट, है ना, इस्लामाबाद ने गवर्नमेंट बनाना नहीं दिया, तो इसलिए फिर लड़ाई हुई फाइनली, और 1971 का वॉर हुआ, और जिससे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा दिया गया। तो वो था, बट उसके बाद अभी सारे इलेक्शन रिग्ड थे, जिसमें कि आर्मी का रोल रहता था, है ना। और इसमें फिर अब ये बता रहे हैं कि अभी जो ऐसा सेटअप हुआ है जिसमें ये कोलिशन हुआ है, और उसमें आर्मी को किस तरीके से फ़ायदा होगा, तो 4-5 रीज़न दिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहला रीज़न ये है कि ये बहुत इजी टारगेट है ना, प्राइम मिनिस्टर और ये शहबाज शरीफ और मिलिट्री के साथ उन दोनों के अच्छे संबंध है, ट्रस्टेड यस मैन है। और फिर उसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया और यूएसए, इनसे अच्छे टाइज शेयर करते हैं, कौन, शहबाज शरीफ। तो इससे मिलिट्री को और देश को फ़ायदा पैसे वैसे लेने में मिलेगा, ऑब्वियसली इनको पैसे ही चाहिए अभी तो फिलहाल, है ना। आगे इसके बाद क्या बात होती है, फिर उस थर्ड फैक्टर देखिए कि जो फ्रैक्चर्ड इलेक्टोरल मैंडेट मिला है, जिसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिले, तो इससे फ़ायदा आर्मी को होगा। आर्मी को क्या फ़ायदा होगा कि अब वो जो, मतलब ये एक तो ये क्लियर हो गया कि भाई जनता किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं दे रही, इसका मतलब आर्मी है वो अपना गेम खेल सकती है ना। और जो आर्मी कुछ राउंड डूइंग्स करेगी तो जनरल जनता का इस पे ध्यान नहीं जाएगा, सिविलियन इंस्टीट्यूट्स का, ठीक। और फाइनली जनरल मुनीर जो है वो अपना एक्सटेंशन करा सकते हैं नवंबर 2025 तक। जनरल मुनीर, मुनीर कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS, राइट। लेकिन इन सब में नुकसान, ये फाइनली आर्टिकल बात कर रहा है कि सब में नुकसान जनता का हो रहा है, जनता का भी। आप वहाँ पे देखोगे पाकिस्तान की कंडीशन तो क्या हो है, कंडीशन बहुत बेकार है, ठीक है। जर्नलिस्ट, पीटीआई सपोर्टर्स, पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग टारगेटेड। अभी भी उनको ये स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज परेशान कर रही है। रेगुलर इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं, एक्सेसिव सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है, और
एक्स यानी कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। तो जनता सफ़र कर रही है, इन शॉर्ट इकोनॉमिक कंडीशन में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है ना। तो ये बात हो रही है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो यहाँ से पाकिस्तान का एक तरीके से क्या हाल है अभी ये बताया गया इस आर्टिकल में, और दूसरा म्यांमार वाले आर्टिकल में भी म्यांमार में क्या कंडीशन है ये बताया गया। तो इससे आपको एक समझ लीजिए फॉलो अप पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल ये है एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू किडनी केयर। ये है तो रीजन का मतलब तमिलनाडु स्पेसिफिक आर्टिकल, बट फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि एक समझिए वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट हो रहा, कब होता है? सेकेंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। इस बार का थीम क्या है? थीम ये है एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल, ये है एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस, ये थीम है ना। अब तमिलनाडु में एक ये किडनी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। ये देखिए, फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब पांचवा कॉज है किडनी, क्रोनिक किडनी डिसीज, और इसका रीज़न भी नहीं पता है। ठीक है, ये और अननोन ओरिजिन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और एक पैटर्न देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में देखा गया है जो कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सॉल्ट पैंस में काम कर रहे हैं, है ना, ईटा भट्टी बिग किल्स में काम कर रहे हैं, और अदर इंडस्ट्री में, बेसिकली लेबर कैटेगरी के लोग जो बेचारे छोटे तबके के लोग हैं। तो ये एक पैटर्न देखा गया है। और क्रोनिक किडनी डिसीज जो होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको सिम्टम भी नहीं आते, जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में नहीं आते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ को सॉल्व करने में। और फाइनली एक गवर्नमेंट एफर्ट बात की गई है कि गवर्नमेंट एफर्ट देखिए, मक्कलाई थेडी मारुथम स्कीम था, मारुथम स्कीम, जो गवर्नमेंट 45 ईयर से लोग से ऊपर एज वाले को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की दवाई भेजती है ना। तो ऐसे किडनी के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में सारा जो हम एक आंसर लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इंट्रोडक्शन में, फिर उसकी बॉडी बता दिया, फिर वे हेड बता दिया, है ना, गवर्नमेंट एफर्ट और वे हेड बता दिया। तो ये छोटा सा आर्टिकल था बट इंफॉर्मेशन अच्छी थी। तो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बात करते हैं ये इसकी द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन आईपीसीसी रिपोर्ट। तो इसको मैं अलग से बनाने की कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा। और साथ में ही ये डायबिटीज़ में HbA1c टेस्ट जो होता है, बहुत आजकल डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी पढ़ के मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इसको एंड करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।